अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कितनी सीटों पर कामयाबी मिलेगी? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यूपी में कितनी सीटों पर जीत हासिल हो सकती है? क्या जिस तरह बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 20 से 30% कामयाबी मिली, क्या यूपी में भी उतनी कामयाबी मिल सकती है? क्या बिहार में 5 सीटों पर उन्हें 22 उम्मीदवारों में जीत मिल गई? क्या उत्तर प्रदेश में भी 100 उम्मीदवारों में से 20-25 को जीत मिल सकती है या नहीं मिल सकती है? एमआईएम बिहार में कितनी मजबूत थी और यूपी में कितनी मजबूत है? ये सारे सवालात हैं, क्वेश्चन हैं जो लगातार किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। खुद मुझसे मिल्लत टाइम्स के कमेंट बॉक्स में लोग पूछ रहे हैं कि आप इस पर एक वीडियो बनाइए, तबसरा कीजिए कि एमआईएम की यूपी में पोजीशन क्या है। बिहार में जितनी ताकतवर थी क्या यूपी में उतनी ताकतवर है या नहीं है? अपने दम पर कितने सीटों पर एमआईएम चुनाव जीत सकती है? इस वीडियो में, इस प्रोग्राम में इसी हवाले से तफसील से बात करेंगे, तज्जिया करेंगे बिहार वर्सेस यूपी एमआईएम का, कि एमआईएम की बिहार में क्या पोजीशन थी और उत्तर प्रदेश में क्या पोजीशन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। एक और रिक्वेस्ट ये है, किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और मिल्लत टाइम्स के मंथली सब्सक्राइबर बनिए। बिहार और यूपी में एमआईएम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बिहार में एमआईएम पिछले 6 सालों से लगातार मेहनत कर रही थी और बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश में भी एमआईएम पिछले 5-6 सालों से मौजूद है, लेकिन एमआईएम का काम वैसा नहीं था। चुनाव के बीच में एमआईएम का नामो निशान तक यूपी में नहीं था, इसलिए बिहार की तरह यूपी में एमआईएम मजबूत नहीं है, नंबर 1। दूसरा फ़र्क यह है कि बिहार में एमआईएम ने खुद को एक इलाके तक महदूद किया हुआ था। बिहार में सीमांचल का एक एरिया है जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया कहलाता है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल, ये 5 अजला है जिसको सीमांचल कहा जाता है। और इन 5 अजला में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 50% से अबव है, जो एक साथ है। किशनगंज में 70% मुसलमानों की आबादी, अररिया में मुसलमानों की आबादी 40%, कटिहार में 48%, पूर्णिया में भी 40% मुसलमानों की आबादी, सुपौल में कुछ कम। तो ये 4-5 अजला है जिन सब के मजमूए को सीमांचल कहा जाता है। एमआईएम बिहार के इन्हीं अजला में थी, इसके अलावा एमआईएम बिहार में नहीं थी। और जगहों पर एमआईएम ने अपने आप को फैलाना शुरू किया, अपने लोगों को नेता भी बनाया, वहां से जिला और कई सतह पर लोगों को तैयार किया, लेकिन एमआईएम ने उन जगहों पर अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारे। वहां चुनाव लड़ने से एमआईएम ने इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश में एमआईएम किसी एक एरिया में मजबूत नहीं है, बल्कि एमआईएम पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। उनकी रैलियां संभल में भी, मेरठ में भी, फर्रुखाबाद में भी, बरेली में भी, कानपुर में भी, आजमगढ़ में भी, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में एमआईएम फैली हुई है। कोई एक एरिया एमआईएम ने मखसूस नहीं कर रखा है। बिहार में एमआईएम ने एक यानी सीमांचल के एरिया को मखसूस किया था, तो सीमांचल एमआईएम का गढ़ बन गया, घर घर तक एमआईएम का मैसेज पहुंच गया था। उत्तर प्रदेश में एमआईएम पूरे स्टेट में फैली हुई है। इसकी वजह यह है कि घर घर तक या हर शख्स तक एमआईएम का मैसेज नहीं पहुंच पाया है। एमआईएम को लोग जानते हैं मीडिया के जरिए कई हवालों से, लेकिन एमआईएम पर जो भरोसा करने वाला मैसेज होता है, उनके लीडरों को जानने वाली जो बात होती है, वो बात उत्तर प्रदेश में नहीं आई है, क्योंकि एमआईएम ने उत्तर प्रदेश में किसी एक एरिया को टारगेट नहीं किया। पूरे उत्तर प्रदेश में एमआईएम फैली हुई है। तीसरा फर्क बिहार और उत्तर प्रदेश में यह है कि बिहार में एमआईएम का आखिरी वक्त में 3-4-5 पार्टियों के साथ अलायंस हो गया था, जिसमें 1-2 बड़ी पार्टी भी मौजूद थी, जिसके कुछ एमपीज एमएलए रह चुके थे। उत्तर प्रदेश में एमआईएम का किसी भी दूसरी पार्टी के साथ अभी तक कोई अलायंस सामने नहीं आया है। उस अलायंस का भी कहीं ना कहीं उत्तर बिहार में एमआईएम को फायदा मिला था और एमआईएम मैसेज देने में कामयाब हुई थी कि भले ही आरजेडी हमारे साथ अलायंस नहीं कर सकती, दूसरी पार्टी अलायंस नहीं कर सकती है, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी या कुशवाहा की पार्टी ने हमारे साथ अलायंस किया है और हमारा भी कहीं ना कहीं वजूद है, हमारी भी कोई ना कोई हैसियत है। तो इन सब का भी असर पड़ा था, जो असर उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ने वाला है। चौथा फर्क यह था, उत्तर प्रदेश और बिहार में यह फर्क है कि बिहार में जिन सीटों पर एमआईएम के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, उन सीटों पर एमआईएम की अगर हार होती तो जीतने वाला कैंडिडेट भी आरजेडी का मुसलमान था या जेडीयू से मुसलमान था। उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर एमआईएम ने उम्मीदवार उतारा है, वहाँ उसके मुकाबले में कहीं पर बीजेपी का उम्मीदवार है, कहीं पर
समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, कहीं पर दूसरी पार्टी का उम्मीदवार है। साफ लफ्ज़ों में इस फ़र्क को ये समझिए कि सीमांचल में, बिहार में जिन सीटों पर आवाम ने एमआईएम को खुल करके सपोर्ट किया, वोट किया, वहाँ अगर एमआईएम की वजह से वोटों की तकसीम होती, वोटों का बंटवारा होता, तो जिस कैंडिडेट की जीत होती वो भी कोई मुसलमान ही होना था, खा वो आरजेडी का मुसलमान था या जेडीयू से मुसलमान था, बीजेपी का वहाँ पर उम्मीदवार नहीं था। इस वजह से भी वहाँ पर मुसलमानों ने रिस्क लिया और खुल करके एमआईएम को सपोर्ट किया और एमआईएम की जीत भी हुई। उत्तर प्रदेश में जिन जगहों पर एमआईएम अपना कैंडिडेट उतार रही है, जिन लोगों को खड़ा कर रही है, वहाँ उसके सामने बीजेपी का उम्मीदवार है और बीजेपी का उम्मीदवार मुसलमान नहीं है। एक तरफ अखिलेश का उम्मीदवार है या कांग्रेस का उम्मीदवार है या बीएसपी का उम्मीदवार है। उत्तर प्रदेश में अगर वोटों का बंटवारा होता है तो सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। बिहार में ऐसा नहीं था, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के जहन में यह है कि यहाँ अगर हम एमआईएम को वोट करते हैं, और 100% तो श्योर है नहीं कि जितने 20% 30% मुसलमान है सब के सब एमआईएम को वोट करेंगे, बल्कि उनका वोट एसपी में भी जाएगा, कांग्रेस में भी जाएगा, दीगर जगहों पर जाएगा, तो वोट बटेगा और वोट के बटने की वजह से बीजेपी को डायरेक्ट फायदा होगा। ये जहनियत उत्तर प्रदेश में पाई जा रही है, एमआईएम के चाहने वालों में भी। बिहार में ऐसा कोई खदशा नहीं था, ऐसा कोई डर नहीं था, इस वजह से भी बिहार में 5 सीटों पर कामयाबी मिली। उत्तर प्रदेश में ऐसे चांसेस नहीं दिख रहे हैं। एक और बड़ा फर्क उत्तर प्रदेश और बिहार में यह है कि बिहार में अख्तरुल ईमान वहाँ के सदर थे, वो पहले से 2-3 मरतबा एमएलए रह चुके थे। सीमांचल में उनकी एक पहचान थी, बल्कि सीमांचल के गांधी मरहूम तस्लीमुद्दीन के बाद सीमांचल का सबसे बड़ा चेहरा अख्तरुल ईमान को माना जाता है। वो पार्टी को लीड कर रहे थे। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव को बहुत मजबूती के साथ उन्होंने फेस किया था, वो खुद उम्मीदवार थे और उन्हीं की जीतने की उम्मीद थी, लेकिन नहीं जीत पाए, तीसरे नंबर पर आ गए और दूसरे उम्मीदवार जीत गए कांग्रेस के। इस वजह से भी एमआईएम बहुत मजबूत हो चुकी थी। 2015 का विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके थे, हालांकि वो पहली बार वो चुनाव उन्होंने लड़ा था एमआईएम से। तो इस वजह से 6 साल में अख्तरुल ईमान की अपनी छवि बन चुकी थी, एमआईएम का कैडर बना चुके थे, घर घर तक मैसेज पहुंचा चुके थे और एमआईएम पहले से एक जाना माना सियासी चेहरा था अख्तरुल ईमान का। उत्तर प्रदेश के जो मौजूदा सदर हैं शौकत अली, उत्तर प्रदेश के जो मौजूदा सदर है शौकत अली, उनका पहले से कोई सियासी फेस नहीं था। उन्हें लोग एमआईएम की वजह से जानते हैं। एमआईएम से पहले शौकत अली को ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे। उनकी हैसियत एक बिजनेसमैन और कारोबारी की रही है और उस तौर पर भी कोई वो मारूफ चेहरा नहीं रहे जैसा कि अख्तरुल ईमान है। अख्तरुल ईमान माहिर मुकर्रिर भी हैं, तकरीर अच्छी करते हैं, गुफ्तगू अच्छी करते हैं, लोगों के दिलों में उतरना जानते हैं। इन चीज़ों ने भी अख्तरुल ईमान की वजह से बिहार के मुसलमानों पर असर किया, सीमांचल पर वो असरअंदाज हुए और एमआईएम को जीत मिली। उत्तर प्रदेश के जो सदर हैं उनमें ऐसी खूबियां फिलहाल नहीं, हालांकि दूसरी तरफ एक खूबी उनकी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, बड़े बड़े प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। असदुद्दीन ओवैसी की जितनी बड़ी रैलियां हो रही है, समय भीड़ इकट्ठा हो रही है और इन सब का क्रेडिट सीधे सीधे शौकत अली को जाता है। लेकिन फिर भी दोनों में फ़र्क है कि पहले से एक सियासी लीडर थे, लोगों में मारूफ थे। शौकत अली के हवाले से सब बातें नहीं थी, एमआईएम से ही लोगों ने इनको जाना है। बिहार में अख्तरुल ईमान की वजह से लोगों ने एमआईएम को जाना और एमआईएम पर भरोसा करना शुरू किया। सातवां बड़ा फर्क दोनों जगह पर, दोनों पार्टियों में यह है कि एमआईएम में बिहार में आखिर वक्त में कई ऐसे उम्मीदवार शामिल हो गए जो पहले एमएलए रह चुके थे और आरजेडी या दूसरी पार्टियों में शामिल थे। जैसे जो कि हाट सीट से शहनवाज हुसैन का आरजेडी ने टिकट काट दिया तो उन्होंने एमआईएम ज्वाइन कर लिया। रुकनुद्दीन थे, वो पहले आरजेडी से एमएलए रह चुके थे, वो उन्होंने एमआईएम को ज्वाइन कर लिया। एक और है अनसार नईमी, वो पहले आरजेडी में थे, उन्होंने एमआईएम ज्वाइन कर लिया। तो ये सारे वो लोग थे और अख्तरुल ईमान पहले से आरजेडी से 2-3 मरतबा एमएलए रह चुके थे, जेडीयू के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके थे। तो ये वो लोग हैं जो पहले से किसी न किसी पार्टी में शामिल थे, एमएलए रह चुके थे, एक मजबूत कैंडिडेट थे, पहले चुनाव जीत चुके थे। जब एमआईएम में आ गए तो यहाँ भी उन्होंने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, पैसे खर्च किया, हर तरफ से अपनी बेहतर इमेज बनाई और चुनाव जीतने में कामयाब रहे। उत्तर प्रदेश में एमआईएम के जो भी कैंडिडेट है या जो भी लीडर अभी तक शामिल है उसमें कोई भी एक मजबूत चेहरा नहीं है, कोई मजबूत फेस नहीं है या पहले से कोई एमएलए रहा हो, ऐसा भी कोई उम्मीदवार अब तक एमआईएम को उत्तर प्रदेश में नहीं मिला है। पर उत्तर प्रदेश की एमआईएम का जायजा लीजिए तो इनके पास सिर्फ एक मजबूत चेहरा है जिनकी पहले से एक सियासी हैसियत रही है, वो है अतीक अहमद का, जिस वक्त जेल में बंद है और उनकी वाइफ शाइस्ता प्रयागराज से चुनाव लड़ने जा रही है। कहीं ना कहीं वो एक जाना माना फेस है, उनको कुछ फायदा हो सकता है। आसिम वकार भी लखनऊ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अच्छे स्पोक पर्सन माने जाते हैं, उनकी शनाख्त है, उनकी छवि है। लेकिन ये भी सच्चाई रही है कि ज़्यादातर स्पोक पर्सन चुनाव हार जाते हैं, जीत नहीं पाते हैं। 2 मिसाल मैं आपको दे देता हूँ सीधे सीधे।
बीजेपी के स्पोक पर्सन संबित पात्रा बहुत मारूफ हैं, सब उनको जानते हैं। एक बेहतरीन स्पोक पर्सन के तौर पर उन्हें जाना जाता है। भले ही अपोजिशन के लोग उनका मजाक उड़ाते हों, कुछ करते हों, कुछ भी बोलते हों, लेकिन बीजेपी उन्हें एक बेहतरीन स्पोक पर्सन मानती है। लेकिन जब वो लोकसभा को चुनाव लड़ रहे थे ओडिशा से, तो चुनाव हार गए। कांग्रेस के मीडिया के जो चीफ हैं कांग्रेस के मीडिया के चीफ है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने भी हरियाणा से विधानसभा को चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ते हुए वो हार गए। ज़्यादातर स्पोक पर्सन का ही मामला होता है। आसिम वक़ार का भी क्या मामला होगा ये बताना मुश्किल है। वैसे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में भी पहले थे, लेकिन चुनाव लड़ने का शायद उनका पहला तजर्बा होगा। इसके अलावा जो भी MIM के उत्तर प्रदेश में लीडर है, उनकी पहले से कोई सियासी शनाख्त नहीं, कोई सियासी वजूद नहीं, कोई जाना माना चेहरा नहीं, और चुनाव जीतने में एक बड़ा किरदार लोकल कैंडिडेट का होता है। बड़े जो पार्टी के लीडर होते हैं, पार्टी के सदर होते हैं, वो आते हैं, रैलियां करते हैं, रैलियां करने के बाद घर चले जाते हैं। आवाम रैलियों में आ जाती है, रैलियों में भीड़ हो जाती है। कुछ लोग हेलीकॉप्टर देखने आते हैं, कुछ लोग मोहब्बत में आते हैं, कुछ लोग भाषण सुनने आते हैं, लेकिन जो वोट डालते हैं वो लोकल लोग डालते हैं, वहाँ की आवाम डालती है, वहाँ की जनता डालती है। और उस जनता में बड़ा असर और जो बड़ा किरदार होता है वो कैंडिडेट का होता है कि कैंडिडेट कितना ताकतवर है, उसके साथ कितने लोग जुड़े हैं, कितने बूथों पर उसका कंट्रोल है, कितना पैसा खर्च कर सकता है, कितना डील कर सकता है। 8वां और 9वां फर्क एक मान लीजिए कि बूथ मैनेजमेंट का भी बड़ा होता है। बिहार के लोकसभा चुनाव में सीमांचल में अख्तर उल ईमान को 2019 में इसी वजह से हार का सामना करना पड़ा कि उनका बूथ मैनेजमेंट जो बहुत कमज़ोर हो गया था, और 2020 में यानी 1 साल बाद उन्होंने इसको मजबूत किया, बूथ लेवल पर अपने लोगों को लगाया, वर्कर को लगाया, और तब उन्हें कामयाबी मिली। उत्तर प्रदेश में अभी तक MIM के पास बूथ मैनेजमेंट या बूथ की सतह पर लीडर नहीं है, कैंडिडेट नहीं है, या उनके वर्कर्स नहीं है। और जब बूथ लेवल पर वर्कर्स नहीं होंगे पूरे विधानसभा में, पूरे हल्के में, तब तक आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी कमी है। एक और बुनियादी फर्क उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस समाजवादी की लड़ाई है। इसके अलावा BSP भी है और कांग्रेस भी मजबूत दावेदार है। इनके कैंडिडेट का भी अच्छा खासा असर और रसूख होगा, यानी कह लीजिए 3 या 4 तरफ लड़ाई का रुख है, और उस बीच में MIM रहेगी। बिहार में क्या था कि सिर्फ 2 तरफ लड़ाई थी। एक तरफ RJD का गठबंधन था और दूसरी तरफ बीजेपी का गठबंधन था। बीजेपी वहां तनहा नहीं थी, तो गठबंधन में कोई तीसरा मामला नहीं था, किसी तीसरी तरफ वोट के तकसीम का इशू नहीं था। बिहार में 4-5 जगहों में जब वोट जाएगा तो उसमें भी बीजेपी के लिए जीत की राह आसान होगी। ये बात भी लोगों के जहन में होगी। इस वजह से भी हो सकता है MIM का उत्तर प्रदेश में नुकसान हो। एक और बुनियादी फर्क जो इसी से निकल कर आता है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का आपस में अलायंस था। पिछले 15 सालों में से 12-13 साल जनता दल और बीजेपी इत्तेहाद की बिहार में हुकूमत थी। लोगों ने देखा था, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चीफ मिनिस्टर थे, और मुसलमानों को और सबको एहसास हो रहा था कि हुकूमत अच्छी रही है। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के सबके फलाह बहबूद के लिए, रासत की तरक्की के लिए अच्छा काम किया है। कोई फिरका वाराना फसाद बिहार में नहीं हुआ, किसी तरह के मॉब लिंचिंग के मामले ऐसे नहीं आए जिसका बड़े पैमाने पर नोटिस लिया गया हो। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था। नीतीश कुमार ने सबके लिए विकास का काम किया था। तो ये चीज़ें लोगों के जहन में थी। वो सोच रहे थे कि अगर दोबारा NDA की सरकार बिहार में बन जाती है तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही होंगे, और नीतीश कुमार एज अ चीफ मिनिस्टर के सबके लिए मकबूल है, सब उनकी तारीफ करते हैं। इस बुनियाद पर भी खदशा नहीं था कि अगर इन जगहों पर MIM की वजह से बीजेपी या NDA के कैंडिडेट की जीत हो जाएगी तो कोई बड़ा नुकसान होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है कि सीधे सीधे अगर बीजेपी की जीत हो जाती है तो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बनेंगे, और योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश में मुसलमान भी परेशान हैं, दलित भी परेशान है, OBC के भी लोग परेशान हैं, खुद बरहमन भी परेशान है, सब लोग परेशान हैं। इसलिए लोग नहीं चाहेंगे कि वोटों की तकसीम हो, और मुसलमानों के जहनों में योगी का और ज़्यादा खौफ बसा दिया गया है, खौफ रचा दिया गया है। तो ये भी यहाँ के लोगों के वोटर्स के जहनों में होगा, और वोट डालते वक्त उनके जहन में बात सामने आ जाएगी कि कहीं ऐसा ना हो हमारी वजह से वोट तकसीम हो जाए अगर हम MIM को वोट डालने जाते हैं। तो ये फ़र्क भी बड़े पैमाने पर दोनों जगह महसूस किया जाएगा। एक और बुनियादी फ़र्क जो उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने में आएगा वो ये कि उत्तर प्रदेश में बहुत कम विधानसभा की सीटें ऐसी है जहां मुसलमानों की आबादी 50% से ज़्यादा है। नॉर्मली जो सीटें उत्तर प्रदेश में है जहां मुसलमान असरअंदाज है वो 40 सीटें, कल के एक प्रोग्राम में हमने बताया भी था, वो 40 सीटें हैं जहां मुसलमानों की जो आबादी है उनका 30 से 40% तक है।
कुछ जगहों पर 50 या 60% है और ऐसी जो सीटें हैं 3-4 ही हैं। बाकी जगहों पर उसी वक्त मुस्लिम वोटों से किसी की जीत मुमकिन हो पाएगी जब वहां पर थोड़ा सा वोट दलितों और ओबीसी का भी साथ आएगा। सिर्फ तनहा मुस्लिम वोटों की वजह से बहुत कम सीटों पर निकलना मुश्किल होगा। बिहार के सीमांचल में जहां एमआईएम चुनाव लड़ रही थी वहां किशनगंज की तकरीबन सभी सीटें ऐसी थी जहां मुसलमानों की आबादी 1-2 को छोड़ करके 70% से ज्यादा थी, तो वोटों की तकसीम का कोई खदशा नहीं था। सीधे सीधे किसी न किसी मुसलमान की जीतने की ही उम्मीद थी, जो कि हाट में भी वही मामला था, ऐसी सब सीटों पर वही मामला था। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। तो ये 10, 11, 12 बुनियादी फर्क है एमआईएम के बिहार में और एमआईएम के यूपी में, जिसकी बुनियाद पर कह सकते हैं कि एमआईएम को उतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती है जितनी बड़ी कामयाबी बिहार में मिली। एमआईएम ने बिहार में सिर्फ 22 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और उन 22 उम्मीदवारों में 5 को कामयाबी मिली। उनका एक कैंडिडेट कम वोटों से हार गया, यानी एक तरह से 6 कैंडिडेट उनके सीधे सीधे मैदान में मुकाबले में थे और 5 ने जीत हासिल की। और जीत का जो रेशियो है 24-25% होता है। उत्तर प्रदेश में एमआईएम का दावा है 100 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने का। पहले लिस्ट एमआईएम ने जारी कर दी है जिसमें 9 उम्मीदवारों को उतारा गया है। अगर 100 लिस्ट उतारती है तो 25% कामयाबी बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में मिलने का मतलब है कि कम से कम एमआईएम को उत्तर प्रदेश में 25 से 20 सीटों पर कामयाबी मिलनी चाहिए और इसके इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि एमआईएम के पास लोकल सतह पर मजबूत और ताकतवर दावेदार नहीं है, अच्छे उम्मीदवार नहीं हैं। और जब तक लोकल उम्मीदवार मजबूत नहीं होगा उस वक्त तक चुनाव जीतना आसान नहीं होता। और वो सारे बुनियादी फ़र्क जो है वहाँ और यहाँ वो सब हमने आपको बता दिए हैं। आपको क्या लगता है मेरी इन बातों से, आप कितना एग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com